नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली चुनाव के लगभग सीटों पर नतीजे साफ हो चुके हैं। 27 साल के बाद बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है, जबकि आम आदमी पार्टी 25 सीटों से भी नीचे सिमट गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है कि उनके दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए। इनके अलावा सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए। पिछली बार की तरह इस बार भी एक पार्टी का खाता नहीं खुला, वो पार्टी है कांग्रेस। शून्य पर ही सिमटी रही। इसके साथ ही कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी को हराने का भी आरोप लग रहा है, क्योंकि जिन सीटों पर आप हारी है वहां कांग्रेस को लगभग उसके आसपास वोट मिले, जबकि दोनों इंडिया अलायंस के पार्टनर रहे हैं लोकसभा चुनाव में। जिससे नतीजों के बाद इंडिया अलायंस में पार्टनर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आप और कांग्रेस पर तंज कसा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने कांग्रेस को गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और हरियाणा में चुनाव हराया, तो बदले में कांग्रेस प्रत्याशियों ने आपको हराने में बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में दिल्ली के नतीजों का विपक्ष और उनकी एकता के साथ ही आने वाले चुनाव में भी बड़ी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों का करेंगे विश्लेषण और करेंगे इसी मुद्दे पर बहस, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में करारी हार हुई है एक लंबे अरसे के बाद, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल के बाद वापसी की है। बहस इसलिए भी क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत कई दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के चेहरे चुनाव हार गए, क्योंकि कांग्रेस को एक बार फिर एक भी सीट नहीं मिली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर के भी, इसकी एकता को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर ताल ठोकेंगे और अपने साथ मौजूद मेहमानों से सवाल भी पूछेंगे। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। SIT का गठन होगा और सरकार बनेगी। जो हमने सारी बातें कही, सारी बातें पूरे करेंगे। जनता का जो भी फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की जीत है, उनके गारंटी की जीत है। अब दिल्ली को खुशियां देंगे। थैंक यू वेरी मच दिल्ली। दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उसमें हम पीछे रह गए, तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आज नरेंद्र मोदी जी 27 साल का वनवास आपने कटवा दिया। डबल इंजन की सरकार का जलवा अब आप दिल्ली में भी देखेंगे। ये सबका जीत का श्रेय मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। तो चलिए अपने मेहमानों से जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रामकृपाल सिंह, अभिज्ञान प्रकाश और मुकेश केजरीवाल, ये तीनों वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा शाहनवाज हुसैन साहब आपसे। शाहनवाज हुसैन साहब को स्क्रीन पर लाइए। शाहनवाज हुसैन साहब, पहले तो जीत की बधाई, लेकिन इस जीत के साथ साथ आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि अब आपको दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना है, हर घर नल से अमृत बरसाना है, कूड़े को साफ करना है, यमुना को साफ करना है। चुनौती बड़ी है। पब्लिक आप ही से पूछेगी कि डबल इंजन हमने दे दिया, अब ठीक करके दिखाइए। नहीं, ये सही कहा। पहले तो मैं दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक फरेब की सरकार को हटाने में हमारा सहयोग किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर यकीन किया। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है
और देश की राजधानी से ही तस्वीर पूरे दुनिया में जाती है। लेकिन दिल्ली में अगर लुटियन इलाके को छोड़ दें, यानी एनडीएमसी इलाके को अगर छोड़ दें, तो डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ हुई नहीं। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी जमुना है, उसको कितना गंदा इन्होंने किया, कूड़े का पहाड़ लगा दिया। दिल्ली के लोगों से जो इन्होंने वादा किया उस पर खड़े नहीं उतरे। पहले तो वो आम आदमी बनकर आए थे, ऐसे तो आम आदमी नहीं थे, गजेटेड ऑफिसर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, और अपने आप को आम आदमी कहकर जनता को 11 साल तक बेवकूफ़ बनाया। अब हमें मौका मिला है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये जब फलदार दरख्त में फल लगे होते हैं तो झुककर उसको स्वीकार किया जाता है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के लोगों से जो हमने वादा किया वो पूरा करें। और वो दिन दूर नहीं कि जमुना के किनारे रिवर फ्रंट पर आप भी घूमने आएंगे। जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बना, उसी तरह का रिवर फ्रंट यहाँ भी बनाएंगे। दिल्ली को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो चौपट है, इसलिए लोग अपनी गाड़ियों पे ज़्यादा चलते हैं, उसको भी तुरंत ठीक करेंगे। और जो वादा किया वो पहली कैबिनेट से ही आपको उसका असर दिखेगा। ठीक है, चलिए आपके सामने चुनौतियां हैं, आप कह रहे हैं कि उसका डटकर मुकाबला करेंगे और बेहतर दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। अब ये जीत का सेहरा तो मुझे मालूम है कि आप कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर जाएगा, उन्हीं के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, लेकिन सीएम का सेहरा किसके सिर बंधेगा अब लोग जानना चाह रहे हैं। अब तो आप जीत गए। यहां एक और सवाल है, सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी होगा क्या? नहीं, दिल्ली छोटा राज्य है, मतलब 70 विधानसभा का 7 ही मिनिस्टर बनते हैं, 10%। और आपको पता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जब हुकूमत बनी है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ के तय करेगा कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ये तो तय हो गया कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, और उस पर पूरी तरह प्रधानमंत्री जी की छाया रहेगी, उनका आशीर्वाद रहेगा ये दिल्ली को सजाने में, संवारने में। ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये पार्टी का अपना फैसला है, अंदरूनी फैसला है, संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा। लेकिन ये बड़ा सवाल जो है वो चर्चा में है बीच में कि जिन जिन नेताओं के नाम मीडिया चलाता है कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सबसे पहले उन्हीं का नंबर कट जाता है। तो परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्या माना जाए? नहीं, देखिए, कोई भी नाम चल नहीं रहा है किसी का। अच्छा, लोग मीडिया में कयास लगाए जाते हैं, मीडिया का काम भी है कि वो कयास लगाएं कि कौन बन सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली को संवारना उनके ऊपर अन्य राज्य से ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भी दिल्ली में रहते हैं। और दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में उनके यहाँ बेहतरीन काम हो, इसको ध्यान में रख के वो निर्णय करेंगे। और जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा। ठीक है, मैं अजय उपाध्याय जी आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि आज सुबह सुबह उमर अब्दुल्ला साहब ने एक एक्स पर पोस्ट किया था, और लड़ो आपस में। मतलब वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि बीजेपी का मैसेज जो है वो कांग्रेस समझ नहीं पाई कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यहां आप लोग अलग हो गए, अनसेफ हो गए, बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ी अपने संगठन, अपने लोगों के बीच में जाकर के, और दिल्ली की जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया। 10 साल केंद्र की सरकार और 10 साल राज्य की सरकार थी, दोनों के झूठ और फरेब को हमने जनता के बीच लाने का काम किया। और मुख्य धारा में जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए, विकास की राजनीति, उसको हम लोगों ने केंद्र में लाया इस चुनाव में। हमारी उपलब्धि ये है। ठीक है, हमको जितना समर्थन मिलना चाहिए था, जितना सहयोग मिलना चाहिए था, जितनी हमारी आशाएं थी, शायद कहीं हम भी चूक कर गए हैं। पर ये भी सच है कि दिल्ली में, दिल्ली के विकास के लिए कम से कम जो एक डायनेमिक्स देना चाहिए था, जैसा कि अभी शाहनवाज जी ने कहा, उनको मैं बधाई भी देता हूं कि भाई जमुना तीरे जो है रिवर फ्रंट बनेगा। ठीक है, बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग तो चाहते हैं। जिस तरह गंगा की सफाई कर दी उन्होंने, शायद दिल्ली में जमुना की भी सफाई ये करने का काम करेंगे। मुद्दे जो हैं बहुत सारे हैं, और हम चाहते हैं कि अगले 5 साल की दिल्ली के विकास की ही मुद्दों पर काम हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा अजय जी, मुझे एक बात बताइएगा, मतलब आपका जो ये आंकड़ा रहा है वो 0/0 रहा है, अगर हम कहें कि बिल्कुल ठेठ भाषा में अंडा बटा अंडा रहा है। ये आप बताइए कि आप बीजेपी की जीत से ज्यादा खुश हैं
या आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटा दिया, इससे ज्यादा खुश हैं? क्योंकि बड़ा आरोप आप पर यह लग रहा है कि आपने आम आदमी पार्टी का वोट काटा, इसलिए आज आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई और बीजेपी को सत्ता में लाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी का वोट काटी नहीं है। ये जो परसेप्शन बना रहे हैं और जिनको हार हुई है, जो सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाए, जो सही से जनता को डिलीवर नहीं कर पाए, वो अपना खींच मिटाने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में कौन नहीं जानता कि दिल्ली को किस तरह से ठगने का काम किया। शीश महल बनवा लिया, शराब का फैक्ट्री खुलवा दिया, शराब मदिरालय खुल गया, विश्वविद्यालय एक भी नहीं बना। इन मुद्दों को हम पहले भी उठाते थे और आज भी उठा रहे हैं। अब इनको यदि दिक्कत हो रही है तो इनको समझना, हमने कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के मुद्दे थे उन मुद्दों पर बहस करने का काम किया। आज की बात है, वोट आया है, सीट नहीं आई है, वोट में हमको जरूर इजाफा हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, बड़ी मेहनत से लड़ी है और जन मुद्दों को केंद्र में लाने का काम किया, जबकि ये दोनों लोग एक दूसरे पर तोहमत लगाकर भटकाने का काम करते थे। और आज आपके इस चैनल के माध्यम से 10 सेकंड दीजिए सिर्फ प्रत्युष भाई, आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं बात कर रहा हूं। हमारा एक एक कार्यकर्ता दिल्ली की जनता की आवाज बन करके अगले 5 साल तक सड़कों पर रहेगा। और देखिएगा 2030 में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में होगी, इसलिए कि ये भी झूठे वादा करने वाले लोग हैं, इनसे भी जनता दुखी है। बस दिक्कत ये थी कि जो अभी सरकार दिल्ली में थी वो उससे लोग अपनी मुक्ति चाहते थे, विकल्प कांग्रेस नहीं बन पाई। ये वादा तो हर 5 साल में बीजेपी भी करती थी कि हम दोबारा आएंगे, लेकिन 27 साल लग गए उनको आते आते, और अभी आपके 12 साल हुए, आप कह रहे हैं कि हम 30 में वापस आएंगे, हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। मैं गणेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रविंद्र के रुख करूंगा। रविंद्र, जरा दिखाइए वहां पर बीजेपी दफ्तर का माहौल। प्रधानमंत्री शायद 6:45 बजे के आसपास वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पर मंच सज गया है और कुर्सियाँ भी लग गई है। 3 ही कुर्सी, हालांकि यहाँ नॉर्मली 4 कुर्सी होती है, तो इसमें मान के चल सकते प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष होंगे। यहाँ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। और जो तैयारी होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले पार्टी अध्यक्ष आते हैं। अभी घोषणा की गई कि जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष थोड़ी देर बाद आएंगे, उनका स्वागत होगा, फिर गृह मंत्री आएंगे और सबसे आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी ऐसे मौके पर आते हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, तो वो गेट पर ही उतर जाते हैं अपने गाड़ी से और उसके बाद पैदल जाते हैं एक ओर से बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर पार्टी अध्यक्ष उनका स्वागत करते हैं। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से इन सीढ़ियों के जरिए यहाँ पर आते हैं। उनको बड़ा सा हार यहाँ पर पहनाया जाता है पार्टी अध्यक्ष द्वारा और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। और उसके बाद जेपी नड्डा पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और फिर उद्बोधन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो जाहिर सी बात है कि जितनी बड़ी जीत हुई है, कार्यकर्ता यहाँ पर उतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं और जितनी संख्या यहाँ दिख रही है उससे ज्यादा संख्या इसके बाहर है। और एक बात और है, आपने एक लाइन केवल, आपने शाहनवाज हुसैन सरकार उन्होंने बनाया है बीजेपी, और कई सरकारों को बनते रहते हुए भी देखा है शाहनवाज हुसैन जी। और कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन पार्टी अध्यक्ष बनेगा, ये सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कोई नहीं बता सकता। कयास लग सकता है कि प्रवेश वर्मा एक जाट है, या जाट समुदाय से कोई बन सकता है, या फिर दलित समुदाय से कोई बन सकता है, या फिर कोई महिला, लेकिन नाम किसका होगा कोई नहीं बता सकता। बीजेपी हमेशा सरप्राइज देने के लिए भी जानी जाती है। मैं गणेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, मुझे कुछ चुनावी नारे याद आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कमल का बटन दबाओगे, कमल चुनोगे तो दिल्ली में कीचड़ फैल जाएगा। उन्होंने कहा था मैं दिल्ली का बेटा हूं, कट्टर ईमानदार हूं। ये कट्टर ईमानदार दिल्ली का बेटा, ये तो सब बेकार हो गया। फोन डिस्कनेक्ट हो गया भैया जी। गणेंद्र जी, गणेंद्र जी आवाज आ रही है क्या? चले मैं गणेंद्र जी आपका रुख करूंगा। मैं रामकृपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। हार की 3 बड़ी वजह आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की क्या है? देखिए 3 बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह जो है ना, एक हुआ है भरोसा खत्म हो गया जनता का। दूसरी बात, कल तक आप पार्टी अलग थी, जैसे फ्रीबीज, अब तीनों राजनीतिक दल बराबर खड़े हैं, सबके पास वही है, 3 सब्जी की दुकान है,
एक सब्जी वाला कुछ ज़्यादा घलवा दे रहा है तो लोग उसके पास जाएंगे, आपके पास क्यों रहें। और जब आपने कन्फेस कर लिया कि हमने यमुना नहीं साफ़ की क्योंकि कोविड आ गया था, हमने सड़कें नहीं हम बना पाए चूँकि कोविड आ गया था, जब आप ये कह रहे हैं उसी कोविड के दौरान आपका शीश महल बन गया, तो अगर शीश महल बन सकता था तो सड़कें भी बन सकती थी। तो कुल मिलाकर के देखिए एक परफॉर्मेंस का सवाल। दूसरा, एक जो जून में जो रिजल्ट आया था, एक अफवाह फैलाई गई कि संविधान बदल दिया जाएगा फलाना, आप अगर देखेंगे कि उसके बाद से एक लगता है कि जनता ने जब देखा कि ये झूठा वादा था, मतलब एक झूठ फैलाया गया था, उसके बाद से थोड़ी सी वो मोदी के प्रति सहानुभूति है। हरियाणा को जीतना, महाराष्ट्र को जीतना और अप्रत्याशित ढंग से सीटें आना, और तीसरा दिल्ली, ये कोई ऐसे ही नहीं है। लगातार ये जीत करके एक मैसेज जा रहा है कि हमें मोदी पर भरोसा है। तो मैं वही कह रहा हूं कि एक जिनसे भरोसा उठ गया था और एक जिन पर भरोसा है, और दूसरा कि चूंकि वो डबल इंजन की सरकार जो सुनते हैं उसको भी जनता को लग रहा है कि कुछ ज्यादा जो हमको मिल रहा था वो तो मिलेगा। प्लस डबल इंजन की सरकार से दिल्ली में पैसे की कमी नहीं रहेगी, विकास के काम ज्यादा होंगे। ठीक है, मैं अभिज्ञान जी आपके पास आ रहा हूं। अब एक सवाल जो बड़ा इस वक्त चर्चा में चल रहा है कि अब आगे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, क्योंकि सुबह आपने ये खबरें देखी कि सेक्रेटेरिएट में जितनी फाइलें हैं, कंप्यूटर पे सारा कुछ वो सीज हो गया है, एसआईटी गठन तक की बात हो रही है। क्या चुनौतियां क्या हो सकती हैं? नहीं, देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जैसे उन्होंने कहा मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो जुमला है ना, वो हरियाणा के बेटे, दिल्ली के नहीं है। तो अब लोग ये सब बातें समझते हैं, सब पॉलिटिशियंस ये लैंग्वेज बोलते हैं। What I want to see, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति बदलने आए थे, अन्ना के आंदोलन से निकलकर आए थे, अपने को सबसे ईमानदार नेता बताते थे, चप्पल पहन के वैगनार गाड़ी में चलते थे, तो ये सारा ड्रामा उन्होंने सार्वजनिक तौर पे किया और उसी से अपनी राजनीति स्टैब्लिश की। न सिर्फ स्टैब्लिश की, एक पार्टी बना के गवर्नमेंट बना गए। ये छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। शीश महल तो बहुत बाद में आया। अब प्रॉब्लम यह है कि इफ अरविंद केजरीवाल इज करप्ट, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, इफ अरविंद केजरीवाल इज करप्ट, अगर वो भ्रष्ट है, तो सिस्टम के माध्यम से सही तरीके से प्रोब करके दिल्ली की और देश की जनता को बताया जाना चाहिए। यह होनी चाहिए बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जुमलेबाजी नहीं, बयानबाजी नहीं, प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि अरविंद केजरीवाल या उनके साथी शराब घोटाला, जो भी घोटाला है, क्योंकि करप्शन इज द की पॉइंट। रामकृपाल जी ने 100% सही कहा, भरोसा उठ गया। अरविंद केजरीवाल के हार का सिर्फ एक वजह है, लैक ऑफ लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। वो उनकी चली गई, वो 50 झमेलों में फंस गए, पार्टी मैनेज करने लगे, उनके पुराने साथियों को उन्होंने निकलवा दिया, केजरीवाल और सिसोदिया मिलकर पूरी पार्टी चला रहे थे। ये सब हो चुका है, बट मेन चीज है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ निकले हुए करप्शन आंदोलन के प्रोडक्ट है, और अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो अब ये साबित होना चाहिए कानूनी माध्यम से कि आप पर क्या ये आरोप सही है या गलत है। राजनीतिक माध्यम से नहीं, कानूनी माध्यम से। सरकार चली गई आपकी, गवर्नमेंट नहीं आ गई आपकी, अब आप क्लैरिफाई होना है, आर यू करप्ट। मैं घनेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इसी पर मैं एक छोटा सा सवाल शहनवाज जी से लेना चाहता हूं। शहनवाज जी, ये बात चूंकि करप्शन के मुद्दे को आप लोगों ने पुरजोर तरीके से उठाया, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे उन्होंने कांग्रेस के करप्शन को उठाया था, शीला दीक्षित पर तमाम घोटालों के आरोप लगाए थे, और आप ही लोगों ने कहा था कि देख लीजिए सरकार बन गई लेकिन शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल चुप हो गए। अब आप पर जिम्मेदारी है कि करप्शन के जितने चार्जेस हैं ये जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी आप लाएं। नहीं, ये सही कहा इन्होंने कि ये जिम्मेदारी तो हमारी है ही, क्योंकि अभी तो वो दिल्ली सरकार में थे, दिल्ली गवर्नमेंट के पैसे से महंगे महंगे वकील करके सिर्फ विषय को टालते थे। हम इस विषय को अंजाम तक ज़रूर ले जाना चाहेंगे, और जनता भी चाहेगी कि हमने जो मुद्दे उठाए, जिस मुद्दे की वजह से
अरविंद केजरीवाल की जो इमेज कट्टर ईमानदार की थी वो कट्टर बेईमान की बनी। तो ये शीला दीक्षित जी पर आप तुलना नहीं कर सकते, उन पर कोई ऐसा डायरेक्ट केस नहीं हुआ था। कॉमनवेल्थ का स्कैम जरूर था उस सरकार पे, लेकिन इसमें तो खुलेआम साक्ष्य पकड़े गए हैं, वो डिबेट का इशू हो सकता है। तो हम लोग ज़रूर इस मुद्दे को अंजाम तक ले जाएंगे, और जहाँ तक सवाल है हम डिलीवर करने का, तो हमें डिलीवर तो करना ही होगा। हम जिम्मेदारी को समझते हैं कि दिल्ली की जनता ने हमें जिम्मेदारी दे दी कि आप यहाँ हुकूमत कीजिए, आप सेवा कीजिए। हम उनके उम्मीद पे कैसे खड़े उतरे। तो दिल्ली के जो देखिए जो NH वाले रोड हैं, आप द्वारका एक्सप्रेसवे है और कई रोड्स बने दिल्ली को उसको बड़ा लाभ हुआ जो नितिन गडकरी जी ने किया। लेकिन दिल्ली के अंदर की सड़कें बहुत खराब। इस बार जब प्रचार में हम जा रहे थे कई जगह, तो हमें लग रहा था कि इससे तो 100 गुना बेहतर हमारी बिहार की सड़कें हैं। तो दिल्ली का क्या हश्र किया इन्होंने 11 साल में। और शीला जी भले हमारा उनका विरोध हो, लेकिन जब वो थी तो कुछ काम रोड में और फ्लाईओवर्स में दिखते थे, लेकिन उसके बाद तो कोई काम ही नहीं दिखा जी। तो हम लोगों को वो सब काम पूरा करना पड़ेगा। यानी कि कई सारे अधूरे काम है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए वो बीजेपी पूरा करेगी। घनेंद्र जी आवाज जा रही है ना आप तक? घनेंद्र जी साइलेंट मोड पे चले गए आप तो। आ रही यार, आ रही प्रत्युष। जी 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 घनेंद्र जी, अब ये बताइए कि इस हार का ठीकरा या जिम्मेदारी मैं कहूं, ये पूरी आम आदमी पार्टी लेगी या अरविंद केजरीवाल? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अक्सर आप ही लोग कहते हैं कि जब बीजेपी जीतती है तो जीत का सहरा मोदी के सर, और हारती है तो कहते हैं पार्टी की हार। तो यही सवाल मैं आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए प्रत्युष जी, दिल्ली के लोगों ने जो अपना जनादेश दिया है, हम दिल्ली के लोगों के जनादेश का सम्मान करते हैं। हमने 10 साल काम करा, 10 साल सरकार चलाई, अच्छी सरकार चलाई। पहली बार कोई सरकार आई जिसने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, महिलाओं को फ्री में यात्रा कराई, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराई, स्कूल अच्छे करे, अस्पताल अच्छे करे, मोहल्ला क्लिनिक बनाई, लोगों का दवाई फ्री करी, इलाज फ्री करा। और ये सारे काम देखने के बाद दिल्ली के लोगों ने 10 साल हमारे काम देखने के बाद, हम सीटें जरूर हमारी कम हुई हैं, लेकिन 43.6% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिए। बहुत बड़ा वोट बैंक है। और भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला? 45.8%। हमारे और भारतीय जनता पार्टी में मात्र 2.2% वोट का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली के लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को नकार दिया, आम आदमी पार्टी को नकार दिया, सीट हमारी कम जरूरी है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट देखेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये अच्छी बात है, वोट शेयर की भी चर्चा होती है विश्लेषण में, लेकिन कोई भी पार्टी चुनाव वोट शेयर बढ़ाने के लिए नहीं जीतती साहब, वो सीट जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए लड़ती है। अब मैं आता हूं आपकी बात पर। आपने कहा ना हमारी पार्टी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपने कहा ना महिलाओं की पार्टी, बेटियों की पार्टी, महिला सम्मान वाली पार्टी। आपकी पार्टी ने कितने महिला उम्मीदवार उतारे? सब मुझे जवाब दीजिए, कितने महिला उम्मीदवार उतारे? जी 9 उम्मीदवार थी हमारी महिला उम्मीदवार। कितनी जीती? मुझे तो एक ही नाम है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आतिशी, ठीक है। अब आप बताइए मुझे, ठीक है, कि आप महिला सम्मान की बात करते हैं, रेवड़ियों की बात करते हैं, 2100 ले लो, 2100 ले लो, 2100 ले लो, जन प्रतिनिधित्व में 14% से भी कम सीट देते हैं टिकट। यह है आपकी महिला सम्मान और महिला उम्मीदवारी। प्रत्युष, हमने तो 9 महिलाओं को दिया। भारतीय अब मेरे पास बाकी पार्टियों का भी आंकड़ा है साहब, आपको क्या लग रहा है मैं कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दूंगा? सवाल नहीं करेगा उनसे। आपको क्या लग रहा है घनेंद्र जी, मैं बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दूंगा? उनसे भी पूछूंगा। प्रत्युष जी, प्रत्युष आपकी बात का एक जवाब देता हूं मैं। पहली बात तो जो आप कह रहे हो, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की अलायंस जो थी कांग्रेस, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी दिल्ली पुलिस थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ ईडी थी, भारतीय जनता पार्टी का सीबीआई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग था।
कितने लोगों के साथ हम अकेले लड़ाई लड़ मतलब रहे थे। अजय जी मुस्कुरा रहे हैं। अजय जी, लड़ रहे थे। अजय जी तो गजबे खेल हो गया। ये कह रहे हैं बीजेपी एंड अलायंस, मतलब कांग्रेस और बीजेपी मिलकर, भाई हमने तो एनडीए सुना, इंडिया ब्लॉक सुना, ये कौन सा नया गठबंधन आप लोगों ने चोरी छिपे बना लिया दिल्ली में? अजय जी बताएंगे। अजय जी मुस्कुरा रहे हैं। के वरिष्ठ नेता है, हम लोग के बड़े भाई हैं शहनवाज जी, उनको भी पता है कि हम और कैसे साथ हो सकते हैं। पर आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है, क्योंकि ये पहले ये काम कर चुके हैं। ये हरियाणा में बी टीम की तरह गए थे, गोवा में गए थे, मध्य प्रदेश में भी गए थे, अन्य राज्यों में भी ये जाते रहे हैं। तो इनको ये आदत है। कहावत नहीं है कि चोर के दारी में तिनका, तो जो चोरी करता है उसको ये समझ रहती है। पहले भी ये यही काम करते रहे और इंडिया गठबंधन के साथियों को हराने का इनको रिकॉर्ड है इनके साथ में। अब पहली बार चूंकि इनके पेट में दर्द हो रहा है, भरोसा उठ गया जनता का इनसे, इन्होंने गलत काम किए, दिल्ली की जनता की अनदेखी की। और सही पूछिए प्रत्युष भाई, अहंकार, आज सच बात है, अरविंद केजरीवाल जी का अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा था। इनके सारे नेताओं को इन्होंने रोड पे आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। कांग्रेस ने भी ये खूब कहा है कि ये चुनाव जो है केजरीवाल और मोदी जी मिलकर लड़ रहे हैं। अगर मिलकर लड़ते तो नतीजा ये होता क्या? देखिए, सबको पता है कि दिल्ली की जनता में, दिल्ली में चुनाव प्रचार में ऐसी जुमलेबाजी चलती है। मैं सवाल पर आता हूं, महिला प्रतिनिधित्व कितनी सीटें दी आपने महिला उम्मीदवारों को? देखिए प्रत्युष जी, महिलाओं की जो वाकई लीडरशिप है, हमारी चेहरे अलका लामा से लेकर के और रागिनी नायक तक को आप देखेंगे, जिन लोगों ने लड़ने का काम किया और जो वाकई लीडरशिप देने का काम करती हैं। हम वैसे लोगों को, दोनों छात्र राजनीति से आए हुए लोग, मतलब शायद उतनी योग्य आपको 70 सीटों पर मात्र 9 ही, मेरे पास आंकड़े 9, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, 9 महिला उम्मीदवार आपने उतारे थे और उसमें से एक भी, चूंकि सीटें 0 आई है तो आगे तो खैर सवाल ही नहीं बनता। मैं शहनवाज सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। शहनवाज जी, आपने कितनी महिला उम्मीदवार उतारी थी? 2500 की आपने रेवड़ी तो दे दी कि हम आएंगे तो 2500 देंगे। थोड़ा सा दिल खोल देते, बड़ा कर देते, प्रतिनिधित्व के मामले में थोड़ी ज्यादा उम्मीदवारी दे देते। शहनवाज जी, नहीं, हम लोगों ने पहले से तो ज्यादा उम्मीदवारी दी है, लेकिन कितनी दी है? ये सही कितनी है दी है? 8। हम और देना, भाई हम कह रहे हैं पहले से ज्यादा दिया हमने। और हम लोग, अरे सर, कम से कम डबल डिजिट पे तो दे देते सर। हम लोग इस संख्या को और बढ़ाएंगे। अभी हमारी सरकार आई है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए तो हम काम करने के लिए कमिटेड हैं, वो करेंगे। देखिए, हमारी जो जिम्मेदारी है ना, आज बढ़ चढ़ कर दावा करने का दिन नहीं है। आज तो 2 शब्द अगर कड़वे भी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के कहें तो हम सुनने को तैयार हैं, क्योंकि हम दिल्ली की सेवा के लिए आए हैं। जनता का मैंडेट हमारे साथ है। समाजवादियों का पुराना होता था लोहिया जी के समय से, जब भी चुनाव आता था तो कहते थे हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया है। और वो इतना वोट बढ़ गया, अरे भाई वोट परसेंटेज कितना बढ़ गया नहीं बढ़ गया, दिल्ली के लोगों ने जहां आपको सारी की सारी सीट दी थी 22 पे लाके खड़ा किया है। ये चिंता का विषय है। ये एक पार्टी की हार नहीं है, एक सोच की हार है। क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी को एक सोच, एक विचारधारा कहते थे। कई बार राजनीति में लोग आते हैं, प्रफुल्ल महंता की पार्टी आई थी आसाम के अंदर, युवा थे, बड़ी उम्मीदें थी, काफी दिन सरवाइव किया। आम आदमी पार्टी जब आई तो लोग ये उम्मीद करते थे कि ये कुछ अलग दिखेंगे। अलग नहीं दिखे आप। आपने वो सिर्फ केस लड़ने के लिए महंगे महंगे वकील किए, अपने को प्रोटेक्ट किया, जेल गए। और देखिए, जो जेल गए, जनता कितनी जागरूक है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, तीनों को कहा कि नहीं, आपको हमारी सेवा की कोई जरूरत नहीं है, अपना मुकदमा लड़िए, बेल टूटे तो फिर जेल। मतलब आम आदमी पार्टी के जो चेहरे हारे हैं, मुकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, मुकेश केजरीवाल जी, उसमें से 3 चेहरे ऐसे हैं जो कि मतलब तिहाड़ जेल जाकर आए हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो। अब ये बताइए कि करप्शन के मुद्दे पर तो बात हो गई कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा था।
अब सवाल यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस का वोट जो है वो बीजेपी की तरफ वो कटा, उसका फायदा बीजेपी को मिला? वाकई में ऐसा है क्या? क्योंकि चुनाव तो पहले भी कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी अलग लड़ती रही है। देखिए, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। हाँ, 2% से ज्यादा वोट बढ़े हैं कांग्रेस के। 4% से थोड़े ज्यादा थे, 6% से ज्यादा हो गए ये तो। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी 2% से ज्यादा, पिछली बार कांग्रेस के 4.26, इस बार 6.37%। वही मैं कह रहा हूं, 2% बढ़ गया जी। अब ये 2% को दो तरह से देख सकते हैं आप। या तो एक एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि मुझे यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट है। ठीक है। और वो खिलाफ जब वोट होता है तो अगर ये 2% हो सकता है कि उनके खिलाफ वाले वोट होंगे जो ये नहीं लड़ रहे होते तो बीजेपी में भी जा सकते थे। ओके। 4% को अलग रख देते हैं, जो बड़े वोट हैं। ये मुझे लगता है, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मानता हूं कि ये गठबंधन में थे तो इन्हें नहीं लड़ना चाहिए था, ये लड़ गए इसीलिए बीजेपी की बी टीम हो गए। ये सब पार्टियां जो लड़ती हैं। सवाल भी और चल रहा है कि साहब, अच्छा, कांग्रेस ने गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा का बदला ले लिया। नहीं, क्यों नहीं लेगी? वो राष्ट्रीय पार्टी है, दिल्ली उसका गढ़ रहा है। आपको लड़ना है, आपको यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे ना? वो तो लड़ेंगे ही। मैंने देखा कि 13 सिर्फ सीट हैं जिनमें विनिंग मार्जिन से ज्यादा, वो भले 2000-4000 हो, वो कांग्रेस को मिले हैं। अगर वो भी जोड़ देते तो भी नहीं जीतती आम आदमी पार्टी की सरकार, तो भी नहीं बनती। दूसरी बात, मैं 5 तारीख को जब पोलिंग हो रही थी तब भी रामकृपाल जी को काउंटर करते हुए मैंने कहा था कि अब तो कांग्रेस नहीं लड़ी, ये साबित है। और मैंने तब दावे से कहा था कि 15,000 से ज्यादा वोट, 10-15, मैंने तो कह दिया था बहुत ज्यादा 15 सीट पे मिल जाए तो आप जो कहिए। मैं इतनी देर से वही कैलकुलेट कर रहा था। जितने नाम अभी आए उनको भी देख लिया। रागिनी नायक 6,348 वोट, अलका लांबा 4,392 वोट, संदीप दीक्षित 4,568 वोट, फिर आ जाए फरहाद सूरी 7,300 वोट, लेकिन 10,000 से ऊपर भी गए हैं। बल्ली मारन में हारन यूसुफ 13,000, पटपड़गंज में अनिल कुमार 16,000। और देखिए देवेंद्र यादव, जिनका हम लोग अक्सर नाम नहीं लेते, तो सबसे जमीनी कांग्रेस में मुझे लगा 41,000 वोट मिला। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको जो ओखला सीट है, देखिए ये तस्वीरें भी दर्शकों को बता देते हैं कि अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। आज बड़ा दिन है। देखिए वीरेंद्र सचदेवा हाथ मिलाते हुए, और देखिए मुस्कुराहट सभी नेताओं के चेहरे पर है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। एक जो वीडियो है फिर से वायरल हो रहा है। कुछ दिनों पहले भी परवेश वर्मा ने वो वीडियो अमित शाह का वो डाला था, जिसमें अमित शाह कह रहे थे कि मैंने इनको कहा था कि अरे भले आदमी किसी और सीट से चुनाव लड़ लो, लेकिन परवेश वर्मा ने कहा मैं नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ूंगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, चाहे नतीजा जो कुछ भी हो। और आज जब नतीजा आया तो परवेश वर्मा ने जो कहा उसे साबित किया। अरविंद केजरीवाल की सीट पर, मतलब हैट्रिक तो बना चुके थे, चौथी बार भी उनको लग रहा था कि ये सीट, लेकिन उनके विजय रथ को रोका। अब सवाल यह है कि हिंदू जाट चेहरा, क्या परवेश वर्मा सीएम बनते हैं? रमेश बिदुड़ी चुनाव हार चुके हैं। दुष्यंत गौतम, जिनका नाम चल रहा था करोलबाग से सुरक्षित सीट, दलित चेहरा, वो चुनाव हार चुके हैं। अब बीजेपी के पास, मैं अभिज्ञान आपसे जानना चाहूंगा जी, सीएम चेहरा वो ऑप्शन क्या हो सकता है? फॉर्मूला चूंकि बीजेपी ने बताया नहीं है और बताया, ठीक है, मैं वो सवाल बीजेपी से पूछूंगा भी नहीं, हम लोग क्योंकि वो कहेंगे हमारे संसदीय बोर्ड का। ये मैं जरूर कहूंगा क्योंकि प्रवेश वर्मा ने चुनाव लड़ा और दिल्ली किस तरह की कंस्टिट्यूंसी है, नई दिल्ली सब जानते हैं, रामकृपाल जी जानते हैं। तो कोई जाट बाहुल्य क्षेत्र तो है नहीं वो, तो नेचुरल कंस्टिट्यूएंसी तो उनकी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी उन्होंने चैलेंज लिया और उस पर वो जीते, तो उस पर उनको पूरी दाद मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नेचुरल कोरोलरी में अगर देखें आप, कई इंस्टेंसेस ऐसे उपलब्ध है भारतीय राजनीति के इतिहास में कि अगर आप सबसे बड़े नेता को हराते हैं तो आपको उसके एवज में वो पद मिलता है। तो ये कई बार हुआ है और कई बार नहीं भी हुआ है, लेकिन मुझे जो एहसास हो रहा है इस वक्त, मुझे लग रहा है कि बीजेपी, जो चाहे नाम हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो खैर मालूम नहीं कोई होगा या नहीं होगा, लेकिन हो सकता है बीजेपी अल्टीमेटली निर्णय ले महिला और दलित कार्ड पर, निर्णय ले और उसको एक प्रोग्रेसिव चेहरा बनाकर, यानी कि प्रगतिशील चेहरा बनाकर, जातीयता से ज्यादा जोड़ के नहीं,
प्रगतिशील चेहरा बनाकर पेश करे। ये मेरा अपना इक्वेशन है जो जिसके आधार पर बीजेपी क्योंकि फैसला लेगी। आपकी बात पर मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, उसका रामकृपाल सर आपसे राय लूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हो सकता है महिला और दलित चेहरा बीजेपी सामने लाए सीएम के तौर पर। शिखा राय, रेखा गुप्ता, वैसे तो 4 उम्मीदवार अब तक जीते हैं बीजेपी के जो महिला उम्मीदवार थे, तो क्या वो एक बीजेपी के पास एक बड़ा विकल्प हो सकता है महिला चेहरा को सामने रखना? क्योंकि बीजेपी कहती थी ना कि भाई आप तो टेम्पररी महिला मुख्यमंत्री बनाए, क्यों नहीं इनको परमानेंट करना है? तो बीजेपी के पास ऑप्शन है, मौका है, अवसर है। प्रत्युष जी, अभी आप जब सवाल कर रहे थे तो मुझे लगा कि आप महिलाओं के बहुत शुभचिंतक हैं, तो नाम क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात जैसा कह रहे थे सही है, लेकिन मैंने ये कहा कि इन महिलाओं नेताओं का नाम मत लीजिए, क्योंकि बीजेपी में अक्सर ये होता है कि जिनका नाम लेते हैं अक्सर वो कट जाता है। तो चूंकि आप शुभचिंतक हैं, ये बिल्कुल आपकी बात ये सही की, इसीलिए मैं फॉर्मूला बता रहा था, नाम नहीं ले रहा था कि ये संभवतः फैसला लेने के फॉर्मूले हो सकते हैं जो लॉजिकल नजर आते हैं बीजेपी के। अभिज्ञान भाई ने जो बात कही है, मैं भी देखिए, पहली बात तो ये जैसा मैंने कहा था कि दिल्ली को बाकी राज्यों से तुलना मत कीजिए। दिल्ली क्या है, यही प्रधानमंत्री रहते हैं, और इस बार का चुनाव जो लड़ा गया है वो केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी लड़ा गया है, और जनता ने नरेंद्र मोदी के नाम पे दिया है। इसलिए मुख्यमंत्री कोई भी हो, डी फैक्टो माना जाएगा कि दिल्ली की कमान जो है वो मोदी जी के हाथ में है, और मोदी जी बेसिकली आर्किटेक्ट होंगे, वो नक्शा बनाएंगे। बिल्डर जो होगा वो कोई भी हो सकता है, उसे वही इमारत बनानी है जो मोदी जी नक्शा बनाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और जैसा ये कह रहे थे, हो सकता है एक कोई यंग इसमें से आए, दलित चेहरा या प्रोग्रेसिव, जैसा इन्होंने कहा, बिल्कुल सही है, जो आसानी से मोदी जी का विश्वास पात्र हो और दिल्ली में बहुत जल्दी वो परिणाम देने की काबिलियत रखता हूं। ठीक है, मैं शाहनवाज हुसैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। शाहनवाज हुसैन जी, आपने कहा कि दिल्ली में कई काम अधूरे हैं जो हम अब पूरा करेंगे। वाकई में आपके सामने चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन जो ये कूड़ा है दिल्ली में, कूड़े का ढेर है, एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी है, कहीं फिर ये ना आप कहें ब्लेम गेम की साहब वहां तो आम आदमी पार्टी है, हम कैसे काम करें? क्योंकि अब दिल्ली की जनता ब्लेम गेम से थक चुकी है। आम आदमी पार्टी कहती थी एलजी साहब काम नहीं करने देते। नहीं, हम आपको ये वचन देते हैं कि हम ब्लेम गेम नहीं करेंगे, हम गेम करेंगे, मतलब काम करेंगे। हम बड़ा अच्छा आपने गेम करेंगे। शाहनवाज जी, किसका गेम कर देंगे आप? आज तक तबाह गेम कर दिया। हिंदी में कहिए तो खेला कर दिया। खेला हो गई। नहीं, राइम बनाया ब्लेम गेम पर। ठीक है शाहनवाज जी, कंटिन्यू प्लीज। आपको मैं ये भी बता दूं कि एमसीडी में भी जो आम आदमी पार्टी के लोग आए हैं, इनको बहुत बड़ा बहुमत नहीं है। मुश्किल से ही ये लोग दिल्ली के एमसीडी में हैं, लेकिन जो एमसीडी के मेंबर जीत के भी आए हैं, उनको डेवलपमेंट चाहिए, तो कोई अड़ंगा नहीं वो डालने वाले हैं। ये अड़ंगा डाल के अपने आप को ये कह, देखो जी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं जी, देख लो जी कैसा कर रहे हैं जी, ये सब बहुत सुन के दिल्ली के लोग थक चुके हैं। हमारा देखिए मेन दिल्ली में क्या करना है। दिल्ली की जो बड़ी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन बहुत है, जिसके वजह से पहले भी हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा, वचननामा जो हमारा, कि हम यहाँ बसें इलेक्ट्रिक करने वाले हैं, जितनी बसों की ज़रूरत हो उतना देने वाले हैं। लोग आराम से बैठे, धक्कम धुक्की ना हो, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। मेट्रो को और बढ़ाने वाले हैं, उससे पोल्यूशन भी कम होगा। उसके अलावा हरियाणा में भी हमारी सरकार है, तो हरियाणा से जो पानी दिल्ली आता है और जो जमुना में पानी है, यूपी में भी हमारी सरकार है, तो उसके पानी को शुद्ध करना, रिवर फ्रंट अच्छे से बनाना। दिल्ली के लोग अगर इंडिया गेट ना आए, और मैं नहीं समझता कि आप कहेंगे कि मैं अपनी पार्टी की ही तारीफ कर रहा हूँ, कोई भी आप इंडिया गेट जाता होगा किसी पार्टी का, तो मोदी जी को धन्यवाद करता होगा। बनाया तो अंग्रेजों ने था, लेकिन उसका जो ब्यूटिफिकेशन किया है, आज अच्छी फैमिली इंडिया गेट जाकर वहां बैठती है, और आपको शाम में लगेगा यूरोप से अच्छी जगह पे आप। चलिए सर, तो एक बात बड़ी अच्छी लगी शाहनवाज जी, आपने कहा कि हम कोई ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे।
तो हम ये आज शाहनवाज हुसैन साहब से वचन भी चाहेंगे कि अब पॉल्यूशन को लेकर कम से कम आप ये नहीं बोलेंगे कि ये पंजाब की वजह से आ रहा है। नहीं, हमारी जिम्मेदारी होगी कि दिल्ली की जनता ने जितना मैंडेट दिया, देखिए कोई छोटी बात नहीं है। इतनी करीब 50 के करीब सीट दे देना ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली की जनता को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं, और इसमें सबने वोट दिया है। पूर्वांचल के लोग जो थे, आप जानते हैं केजरीवाल जी बहुत नाराज रहते थे, कोरोना के टाइम में उनको मार मार कर भगा दिया, पैदल चले गए वो, उनकी भी बहुत शराब और बददुआ थी इनके साथ। गणेंद्र जी, पूर्वांचल का इन्होंने जिक्र किया तो 3P की काफी चर्चा हो रही है। पूर्वांचली, पानी और पंजाबी वोटर्स, पॉल्यूशन, 4P, ये रही हार की वजह। गणेंद्र जी क्या हुआ? हाँ बताइए प्रतीक जी, मुझे लगा कि आज आप मतलब आज क्या हो गया आपको? आप सवाल सुन ही नहीं रहे हैं। अरे निराश मत होइए, जीत हार लगी रहती है। नहीं, कोई निराश नहीं, हम कहाँ निराश होने वाले नहीं है, हम तो लड़ने वाले लोग हैं। नहीं, अब तो एनालिसिस होगा ना, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने भी यही कहा कि हम मंथन करेंगे। तो ये जो 4P मैंने बताया, ये बड़ी वजह रही क्या? देखिए, पानी को जहरीला बता दिया, पॉल्यूशन पर ब्लेम गेम हुआ। प्रत्युष जी है, होता क्या है कि दिल्ली के लोगों ने, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें 43.6% वोट दिए, जो कोई कम वोट नहीं है। वोट तो हमें बहुत दिया है, वोट भरपूर मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो झूठ का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था, भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ को लोगों तक बताने में कामयाब हो गई। और देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं कि एक झूठ को अगर बार बार बोला जाए ना, तो वो झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी मतलब आप वोट परसेंटेज से ही खुश हैं। एक लाइन झूठ बोलना। गणेंद्र जी देखिए, ठीक है, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं कि आप कितना भी दिल को मनाएं। एक इसको यूं नहीं देखते आप कि बीजेपी जो 38% थी वो 48% पहुंच गई। आप यूं देखिए, 10% बीजेपी का वोट बढ़ गया। इसको आप क्या कहेंगे? घपला, कि सारे गलत काम बीजेपी ने किए थे। आपको इस भी तरह देखना चाहिए, अपना डिफरेंस नहीं। जो 38% बीजेपी थी, आज वो 48% है। आप यूं समझिए। राम कृपाल जी, राम कृपाल जी, मैं दो चीजें कह रहा हूं। पहली बात तो ये कि कोई एंटी इनकम्बेंसी, जिसको बार बार कहा जा रहा है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। एंटी इनकम्बेंसी होती तो 43.6%। ठीक है, अब समय इजाजत दे रहा, समय ज्यादा दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। लेकिन हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी, बने रहिए।